नमस्कार, प्रश्नकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और मेरे साथी अरविंद कुमार सिंह। प्रश्नकाल में हम लेकर आते हैं आपके सामने राज्यसभा में पूछे गए अतारांकित सवालों को, जिसका जवाब सरकार लिखित तौर पर देती है। ये सवाल और इनके जवाब काफ़ी अद्यतन जानकारियों से भरे हुए होते हैं, इसलिए हम आपके सामने लाते हैं प्रश्नकाल को एक नए तरीके से। तो अरविंद जी, आज का जो प्रश्नकाल है उसमें हम पहला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कृषि क्षेत्र के बारे में। और जैसा कि कई राज्यों के बारे में कई बार भ्रांतियां भी होती हैं, कई बार लोगों को एक आदर्श कामना भी होती है कि क्यों नहीं एक तरह की कृषि नीति पूरे देश में बनाई जाए। तो सवाल पूछा है टी रतिनावेल ने, जो सांसद हैं राज्यसभा के। उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या सरकार कृषि क्षेत्र के लिए एक समान नीति पर विचार कर रही है, और अगर विचार कर रही है तो इसका ब्यौरा क्या है, और क्या यह संभव है कि पूरे देश में एक तरह की कृषि नीति बनाई जाए। तो सरकार ने क्या जवाब दिया है? बहुत ही रोचक जवाब होगा इसका। बिल्कुल अखिलेश जी, ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है इस मायने में कि मैं काफ़ी दिनों से इस तरह का मैंने सवाल देखा नहीं, क्योंकि ये कृषि जो है मुख्यतः राज्यों का विषय है, और राज्यों में भी आपने देखा होगा कि अलग अलग जलवायु है, अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। पहाड़ की खेतीबाड़ी की स्थितियाँ अलग है, राजस्थान के कुछ इलाकों की खेती की स्थितियाँ अलग हैं, या आप कर्नाटक चले जाइए तो मतलब एक तरह से अलग अलग कृषि जलवायु में अलग अलग समस्याएं हैं, और उसके हिसाब से राज्यों को रणनीति बनानी पड़ती है। जहाँ तक भारत सरकार की बात है तो वो तमाम तरह के नए प्रयासों में वो राज्यों को मदद करती है, और उन्हीं के माध्यम से तमाम योजनाएँ चलती हैं। और अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण जो योजना जिसको तमाम विभाग इसमें शामिल हैं, वो है कि किसानों की आय को 2022 तक 2 गुना कैसे किया जाए। तो उसके लिए कई एफर्ट जो है शुरू किए गए हैं। उनमें से कुछ एफर्ट ऐसे हैं जो राज्य सरकारें पहले से कुछ राज्यों में अच्छा काम कर रही थी, और अब इसके अलावा जो है कुछ ऐसे इनिशिएटिव जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है उसने लिया है। उसमें यह है कि सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम है, नीम कोटेड यूरिया है, परंपरागत कृषि विकास योजना है, जिसमें मुख्यतया जो है वो लेते हैं जो परंपरागत कृषि, जो जैविक खेती है, या इस तरह की जो है कुछ योजनाएं हैं। कृषि मंडी स्कीम है, और प्रधानमंत्री फसल बीमा, और उसमें ब्याज की छूट स्कीम। तो ये सब ऐसी हैं जो कि राज्य सरकारों के तमाम प्रयासों में ये मददगार होती हैं। और अखिलेश जी, इस बार हम कई सवाल कृषि से संबंधित ले रहे हैं। एक बहुत दिलचस्प सवाल है जो सूखा संबंधी नियम पुस्तिका है, उसमें सांसद राम कुमार वर्मा ने पूछा कि क्या सरकार कोई संशोधन का इरादा रखती है, क्योंकि सूखा और बाढ़ ये दोनों जो है हमारे देश के कई राज्यों की एक स्थायी समस्याएं हैं, उससे कैसे निपटने के लिए क्या कहा है? देखिए, निश्चित तौर पे बहुत कम लोगों को पता होगा कि सूखा मैनुअल भी सरकार के पास है, और सूखा प्रबंधन 2016 में एक मैनुअल बना था, सूखा मैनुअल। उसके अनुसार से राज्य सरकार को खरीफ फसल के लिए 30 अक्टूबर के बाद या 30 अक्टूबर के पहले सूखा के बारे में घोषित कर देना है कि हमारा राज्य सूखाग्रस्त है, या हमारे राज्य के इतने इलाके सूखाग्रस्त हैं। और रबी फसल के लिए 31 मार्च के पहले करना होता है, और पूरे 6 महीना की अवधि के बीच में ही करना होता है कि आज सूखा पड़ा तो 6 महीना के अंदर आपको कर देना है। और अगर इस अवधि में आपने नहीं किया तो किसानों को जो फसल बीमा योजना के तहत जो सुविधाएं मिल रही है, जो लाभ मिलना है, वो नहीं मिल पाती है। तो ये एक इसलिए किया गया है ताकि प्रशासन की जो बातें रहती हैं, कई बार कानूनी कागजी लिखा पढ़ी इतना ज़्यादा होती है कि किसान उसमें फंस के रह जाते हैं, उनको बीमा नहीं मिलती। इसीलिए राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया और कि सूखा मैनुअल के मानदंडों का आप पालन कीजिए, और अगर उसका पालन नहीं करेंगे तो आपके किसानों को फ़ायदा नहीं होगा। और निश्चित तौर पर कोई भी राज्य सरकार नहीं चाहेगी कि उसके किसानों को फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि अंततः किसान सबसे बड़े वोटर होते हैं, और उन वोटरों को खुश करना राज्य सरकार के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी हिसाब से बनाया गया था। लेकिन कई बार विशेष परिस्थितियां आती हैं, क्योंकि हर तरह की स्थितियों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है, ताकि किसान जो हमारे देश के अन्नदाता माने जाते हैं, देश के अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ हैं। इसलिए एक बार राजस्थान सरकार ने अनुरोध किया था कि सूखा मैनुअल की जो समयावधि है उसमें मुझे कुछ छूट दी जाए। तो उस समय एक बार उनको छूट दी गई थी, जून 2018 तक उनको छूट दी गई थी। जो मार्च तक करना था उसको उनके लिए कहा गया कि आप 15 जुलाई तक कर सकते हैं। जून 2018 में निर्णय लिया गया
कि 15 जुलाई 2018 तक आप घोषित कर सकते हैं, क्योंकि उस समय राज्य की स्थितियां कुछ विकट थी, विषम थी, पूरी तरह सर्वेक्षण नहीं हो पाया था, इसीलिए इस तरह की व्यवस्था। हाँ, 1 महीने नहीं, मार्च तक करना था उनको, उसके बाद 6 महीने, हाँ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने की छूट मिली। तो इसमें दरअसल ध्यान यह रखा जाता है कि एक तो किसान को समय के मुताबिक समय पर बीमा की राशि मिल जाए, और दूसरा सरकार के जो कर्मचारी हैं वो चुस्ती करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो किसानों को लाभ नहीं होगा और फिर इसका पॉलिटिकल राजनीतिक जो परिणाम हैं सरकार के लिए अच्छे नहीं होते हैं। हाँ, तो इसलिए ये किया गया है। अब फिर आते हैं देश में क्रियाशील किसानों के बारे में, कि अब क्रियाशील किसान तो क्रियाशील ही होते हैं, लेकिन कुछ किसानों ने मिलकर अपना एक संगठन भी बनाया, किसान उत्पादक संगठन, क्रियाशील किसान उत्पादक संगठन। क्या है ये, और इसके बारे में सवाल पूछने का क्या मतलब है, इससे सरकार क्या जानकारी देना चाह रही है और सांसद क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं इसके जी? बिल्कुल, ये डेरेक ओब्रायन का सवाल है अखिलेश जी, और उन्होंने 2 सवाल पूछा है। पहला तो ये पूछा कि क्या सभी राज्यों ने जो मॉडल एक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसको स्वीकार कर लिया, और दूसरा फिर है कि क्या टोटल नंबर ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग इन द कंट्री, मैंने देश भर में जो इस तरह के उत्पादक संगठन है किसानों के, वो काम कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है। तो इसमें सरकार ने जवाब दिया है कि जो खासतौर पर ठेका खेती के बारे में जो एक मॉडल एक्ट बनाया गया था, उसको जो है 21 राज्यों ने उसके प्रोविजंस को लागू किया हुआ है। लेकिन जो स्मॉल फार्मर, ये स्मॉल फार्मर्स का बेसिकली है, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोरियम, एक सोसाइटी बनाई गई है जो बेसिकली एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में है, और वो रजिस्ट्रेशन करती है जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का, क्षेत्रीय स्तर पे वो रजिस्ट्रेशन। हाँ, वो पूरे देश भर में छोटे छोटे जो अलग जगहों पे वो करते हैं, तो वो करते हैं। तो अब तक जो है 744 ऐसे संगठनों को पंजीकृत किया गया है, और उसमें 7,37,000 से ज़्यादा किसान कवर हो रहे हैं। तो छोटा है, लेकिन इसके बावजूद उसमें नाबार्ड जो है वो भी प्रमोट कर रहा है इसको, और करीब उसने प्रमोट किया है 4,000 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को 2014-15 से, और उसने जो है करीब 2058 एफपीओ जो है वो अब तक टोटल रजिस्टर्ड हो गए हैं उसके तहत। तो इस तरह से अगर वो देखेंगे तो टोटल फार्मर हो गए दोनों को लेके तो 8 लाख के आसपास हो गए हैं, और अगर कुल देखेंगे समग्र रूप से, जैसे नाबार्ड हो गया ये यहाँ, तो ऐसे मिला करके करीब 5,733 जो है ये पूरे देश भर में संगठन ऐसे हैं। हाँ, मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो स्मॉल फार्मर एग्री कंसोरियम का और नाबार्ड का सारा मिल के, तो ये कुल मिला करके एक अच्छा संकेतक है। इसमें अखिलेश जी ये इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि छोटे किसानों के साथ दिक्कत ये है कि ज़मीन कम है, उनके पास उत्पादकता भी कम है, और अकेले उपज लेके जाते हैं तो आमतौर पर बाज़ार में उनको दाम नहीं मिलता। इसलिए सरकार की योजनाएं थी अगर मिल करके ये जाएंगे तो अधिक लाभ उठा सकते हैं और अधिक ताकत इनकी दिख सकती है। तो इसलिए ये बनाया गया था, और ये जो बनाया गया था ये बात सही है अखिलेश जी कि इसको हम अंतिम नहीं मान सकते सत्य कि उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो संगठित हो रहे हैं किसान उनको एक मंच मिला है तो उसका फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। अच्छा अखिलेश जी, अगला सवाल भी मुख्य रूप से मतलब खेती बाड़ी वाले सेक्टर से ही है, और कुछ और है जो ऊर्जा सुरक्षा। तो जो फूड और जो एनर्जी सब्सिडी है उसकी राज्य सहायता मतलब सब्सिडी जो है उसको लेकर के सवाल संजय राउत जी ने पूछा है, और बहुत सारे ऐसे दुनिया भर में दबाव पड़ रहा है भारत पर क्या कि जो है ये सब्सिडी कम की जाए, ख़त्म की जाए। किसान संगठन भी कह रहे हैं नहीं साहब सब्सिडी नहीं घटना चाहिए, क्या स्थिति है? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा ही पुराना विवाद है जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, खास करके IMF, वर्ल्ड बैंक और जो दुनिया भर की ऐसी जो संस्थाएं हैं जिनको कि एशिया और ख़ास करके भारत के बाज़ार के बारे में, भारत के किसानों की स्थिति के बारे में उतनी अद्यतन जानकारी और ज़मीनी जानकारी नहीं होती, एक आदर्श लेकर चलते हैं। तो वैसे में ही IMF की एक रिपोर्ट आई थी, और IMF की रिपोर्ट आई थी कि अगर सरकार सारे तरह की सब्सिडी बंद कर दे, किसानों को देने वाली या और लोगों को देने वाली, जैसे फूड की सब्सिडी बंद कर दे, और उसके अलावा अगर LPG की सब्सिडी बंद कर दे, फर्टिलाइज़र की सब्सिडी बंद कर दे, तो वैसे में हर आदमी को, देश में हर आदमी को 2600 रुपये प्रतिवर्ष
दिया जा सकता है। यह एक IMF का अपना एक स्टडी था। तो उसी के बारे में सांसद ने पूछा है, संजय राउत ने, कि जो शिवसेना के सदस्य हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने पूछा कि क्या सरकार इस पर विचार कर रही है और उसका डिटेल क्या है। तो सरकार ने पहली बार तो यह कहा है कि जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह का कोई प्रपोजल हमारे पास नहीं है कि जिस पर हम विचार करें। और उनकी एक रिपोर्ट आई है, IMF की रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट का हमने अध्ययन करके यह पाया है कि यह रिपोर्ट हमें नहीं लागू करनी है। मतलब जो सब्सिडी की राशि देनी है हमको, वो सब्सिडी की राशि हमको देनी है। क्योंकि खास बात यह है कि देखिए 2600 रुपया प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति, मतलब 200 से 250 रुपया प्रति व्यक्ति, इसका कोई मतलब नहीं है देने का। और जो सब्सिडी मिलती है फर्टिलाइज़र पे है या फूड पे है, PDS के माध्यम से, LPG या किरासन तेल पे, तो अभी सरकार ने खुद ही ऐसी व्यवस्था की है कि वो सीधे आदमी के खाते में जा रहे हैं। तो जब सीधे खाते में जा रहे हैं तो उसको बंद करने का कोई मतलब नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि इस तरह के 2600 रुपये प्रति वर्ष की ज़रूरत नहीं है। मैंने हमारा जो मिडिल क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, उसको इसकी ज़रूरत नहीं है कि 2600 रुपये प्रति वर्ष उनको दिया जाए। लोगों ने अपनी सब्सिडियाँ छोड़ी है, हमने खुद भी छोड़ी है, आपने भी छोड़ी होगी सब्सिडी। तो सरकार ने इसी आधार पे कहा है कि इस तरह का कोई प्रपोजल नहीं है, और हम जो सब्सिडी की व्यवस्था है उसको हम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। और ख़ास करके जब से आधार कार्ड आया है, हर आदमी का एक आधार नंबर हो गया है जो बैंक अकाउंट से जुड़ गया है, तो इसलिए सीधे सीधे बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि वो सब्सिडी का जो लाभ है उनको सीधे मिल जाए। और सरकार ने जो ब्यौरा दिया है उसके अनुसार सब्सिडी की राशि में कमी नहीं आई है, बल्कि हमने सब्सिडी की राशि बढ़ाई है। और सब्सिडी की राशि बढ़ाई है, उसका मतलब ये फूड सब्सिडी जो है 2016-17 में 1,10,173 करोड़ रुपए, 2017-18 में बढ़ के 1,40,282 करोड़ रुपए, और अभी 2018-19 का जो एस्टीमेट है, बजट एस्टीमेट है, उसमें 1,69,323 करोड़ रुपए देने का, सब्सिडी देने का प्रावधान है। इसी तरह फर्टिलाइज़र में भी लगातार बढ़ रहा है। इसी तरह पेट्रोलियम में भी, LPG में भी, केरोसिन में भी बढ़ रहा है। तो खासतौर पे पेट्रोलियम का LPG और केरोसिन ही पार्ट है जिस पे सरकार सब्सिडी देती है अपनी तरफ से बड़े पैमाने पे। तो सरकार ने यही पक्ष लिया है कि ये 2600 रुपये प्रति वर्ष देने का जो IMF का प्रस्ताव है, वो व्यवहारिक नहीं है और सरकार इसे स्वीकार नहीं कर रही है, और सब्सिडी को व्यक्तियों तक सीधे पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। तो इसे आगे अगर बढ़ते हैं अरविंद जी, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में सवाल पूछा गया है। अहमद पटेल ने पूछा है, जो कांग्रेस के सांसद हैं, गुजरात से आते हैं। उन्होंने कहा है कि क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत किसान जो लाभार्थी हैं, जिनको कि अभी तक लाभ मिल रहा था, उसमें क्या कोई कमी आई है। और इसका मकसद आप समझ सकते हैं कि इसका मकसद ये है कि या तो सरकार, केंद्र सरकार उन्हें फसल बीमा नहीं दे पा रही है, या राज्य सरकार चुस्ती नहीं दिखा पा रही है। तो जो अभी पहला सवाल आपने हमसे पूछा था कि सूखा संबंधी, तो उससे दोनों से जुड़ गया है। तो क्या जवाब है सरकार का? बिल्कुल, ये इसका जवाब जो है, जो पुरुषोत्तम रुपाला ने दिया है, अखिलेश जी, उसमें सरकार ने ये कहा कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो एक बीमांकित या बोली प्रीमियम आधारित योजना है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों आधा आधा लागत वहन करते हैं, स्टेट और सेंटर दोनों करते हैं। लेकिन अगर निधियों को देखेंगे तो निधियां लगातार बढ़ रही है। जैसे एक मोटा आंकड़ा ये है कि 2016-17 में जो आवंटित निधियां थी इस मद में, वो 11,054 करोड़ रुपए के आसपास थी। वो अब जो है 13,014 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। तो ये अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर ये इसमें सरकार ज़्यादा गंभीर दिख रही है और काफ़ी प्रयास किए गए हैं। निधि बढ़ रही है, निधि बढ़ रही है, लेकिन सरकार ने माना है कि 2016-17 की तुलना में 17-18 में आवेदक किसानों के कवरेज में कमी पाई गई, माना स्वीकार किया है इसमें। और इसकी वजह ये थी कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जो ऋण माफ़ी योजना की घोषणा हुई थी, और मानसून वर्ष भी अच्छा था, इस नाते जो है वो किसानों में वो उत्साह नहीं दिखा बीमा को लेकर के। और जोखिम के कम होने की चूँकि अवधारणा थी, इस नाते कवरेज जो है, कवरेज भी उस समय अनिवार्य किए जाने का डुप्लीकेशन वैसे वो जैसे कारण थे। तो ये चूँकि वैकल्पिक योजना है राज्यों के लिए, बहुत से भारत सरकार लगातार अनुरोध कर रही है। तो ये ज़रूर है कि अखिलेश जी अगर कुल मिला के देखेंगे, इसमें आंकड़ा भी दिया है कि 2016-17 में कुल 57 लाख से ज़्यादा किसान जो है, करीब 58 लाख के करीब किसान इस कवरेज में थे, और वो 17-18 में 48 लाख या 49 लाख के आसपास वो आ गया। तो इसका मतलब संख्या कुछ कम रही,
लेकिन इसमें यह है कि अब इस योजना में ये दिखा रहे हैं इस बीच में लगातार बढ़ी है और जहाँ जोखिम की आशंकाएं होती हैं वहाँ ज़्यादा लोग कवरेज ले रहे हैं, कई जगह जागरूकता की भी कमी है। तो कोई योजना देखिए तत्काल तो कृषि से संबंधित योजना तत्काल जो है जिसको कहिए जादू की छड़ी होगी ऐसा नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे सूखा राहत वाला ही बता रहे थे आप। अब सूखा राहत में अगर ये योजना प्रभावी होगी तो किसानों को तुरंत लाभ मिल जाएगा। अभी सरकार ने इस योजना में बदलाव किया है, दर्शकों के लिए बताना चाहेंगे उसमें बदलाव ये किया है कि अगर बीमा कंपनियां देरी करेंगी तो उनको जुर्माना भी देना पड़ेगा। अच्छा। जो पहले नहीं था, ये भी हाल में किया है कैबिनेट ने फैसला। तो ये लेकिन ये सवाल उसके पहले का है तो इसलिए जो है इसमें वो बात नहीं आई है, लेकिन कमियां जो होती हैं तो उसमें सरकार एक नया रास्ता निकालने की कोशिश करती है। अच्छा अखिलेश जी, एक अगला सवाल भी ग्रामीण इलाकों से ही है। हालांकि ये आईटी के क्षेत्र में जागरूकता को लेके है। एमपी वीरेंद्र कुमार जी का सवाल, क्या चूँकि पूरी दुनिया में संचार क्रांति और सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति आ रही है, गाँव में अभी कुछ कमजोरियां हैं, उसको दूर करने के लिए क्या कुछ कदम उठ रहे हैं, इसके बारे में जानना चाहिए। हाँ, निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा सवाल है दरअसल वीरेंद्र कुमार जी का। और राज्यसभा सांसद ने यह जानकारी मांगी है कि किस तरीके से आईटी अवेयरनेस के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं और क्या वो गाँव को मदद पहुंचा रही है कि नहीं पहुंचा रही है। तो आमतौर पे ये धारणा यह रही थी अभी तक कि भाई गाँव में तो चूँकि खेती का मामला है इसलिए आईटी की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जिस तरीके से बाज़ार एकीकृत बाज़ार हो गया है एक मामले में, माने कि यहाँ चावल का दाम अगर कम है और अगर वहाँ चावल का दाम ज़्यादा है तो किसान वहाँ भी ले जाके बेच सकते हैं। तो यह जानकारी आईटी के माध्यम से ही हो सकती है, मुँह के माध्यम से और जो बोली के माध्यम से जो जानकारियाँ मिलती हैं वो पहुँचने में देर होती है, तो आदमी इंटरनेट पर जाकर देख सकता है कि हाँ क्या स्थिति है। तो सरकार ने इसी बात को सोचकर एक प्रयास किया और एक योजना चलाई है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। डिजिटल साक्षरता अभियान वो सर्व शिक्षा अभियान से अलग एक डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया गया है और उस अभियान के तहत करीब 6 करोड़ ग्रामीण घरों को, माने 1 पर्सन पर हाउस होल्ड, एक घर से एक आदमी, मतलब 6 करोड़ आदमी को शिक्षित करने का प्रयास है। तो मतलब समझिए कि 6 करोड़ परिवार, और जब अगर एक घर का एक आदमी उसको समझ लेगा तो वो अपने अलावा अन्य घर के अन्य लोगों को भी सिखाएगा। और जिस तरीके से मोबाइल के माध्यम से आजकल सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं, जैसे आप देख रहे हो कि भीम ऐप, पेटीएम, और यहाँ तक कि सर आप बैंकिंग पूरी बैंकिंग कर सकते हैं, सारे तरह की बैंकिंग कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो ये मौसम की जानकारी है वो सारी स्मार्टफोन पे आ सकती है। तो इन सारी चीज़ों को लग के ही सरकार ने इस तरह की योजना चलाई कि डिजिटल साक्षरता योजना चलाई जाए। और सरकार का जो अपनी समझदारी है कि भारत नेट जो एक ऑप्टिकल फाइबर बिछा के हर गांव में और हर पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का और कम से कम ब्रॉडबैंड की सुविधा देने का एक प्रयास है, उस पर भी काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। और इस तरह के प्रोजेक्ट में सरकार को यह आशा है कि यह बहुत तेज़ी के साथ लोगों को साक्षर कर रहा है और इसमें जो सफलताएं मिल रही हैं उसमें काफ़ी सरकार को अच्छा लग रहा है कि हाँ गंभीर, और इसमें बाज़ार को भी काफ़ी लग रहा है कि बाज़ार के लोगों को भी, जैसे आप मोबाइल पे अगर ऐप पे जाके कोई काम करते हैं तो उसकी भी जानकारियाँ उस ऐप को चलाने वाले लोग हैं उनको भी पता चल रहा है कि किस तरीके से लोग बैंकिंग सेवा से या किस तरह के उपभोक्ता सामग्रियों को देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी मिल रही है। तो एकीकृत बाज़ार बनाने में इसकी बड़ी भूमिका है, ये जो साक्षरता ग्रामीण साक्षरता योजना है। तो अरविंद जी, जिस तरह से हम प्रश्नकाल को चला रहे हैं, ख़ास तौर पे हम अतारांकित सवालों को दिखाते हैं ताकि दर्शकों को यह पता चले कि जो सदन के पटल पे जो दिखता है सवाल जवाब, उसके अलावा भी बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब मंत्रियों को देने पड़ते हैं। और इसीलिए संसद को कहा जाता है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी तो होती है क्योंकि सवाल जवाब होता है। लेकिन एक झलक हम अपने हर कार्यक्रम में यह भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह संसद के पटल पे लाइव जब संसद चलता होता है, जब संसद का सदन का कार्यक्रम चलता होता है, उस समय किस तरह से सवाल और जवाब होते हैं और किस तरह से प्रत्युत्तर और उत्तर बार बार देने पड़ते हैं। तो इसकी एक झलकी हम दिखाते हैं। मिलिए गुफ्तगू में नसीरुद्दीन शाह से रविवार रात 10:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका प्रश्नकाल में। मैं हूं अखिलेश सुमन और मेरे साथी अरविंद कुमार सिंह।
तो जिस तरह से हमने ब्रेक में जाने के पहले आपको बताया था कि हम आपको दिखाएंगे संसद में किस तरह से सवाल जवाब होते हैं जब संसद का सत्र चलता होता है, तो पटल पे किस तरह का सवाल हुआ और किस तरह का जवाब हुआ आया, इसे आप देखिए। 34, श्रीमती कनिमोजी। 34 questions. Mr. Reply is on the floor of the House. Supplementary. Yes. There are multiple technology firms that are collecting data from the individuals and are doing so without explicit consent of the individuals. How will the government ensure that collection of data by technology firms and their usage will be regulated and data privacy under the ambit of right to life and personal liberty be protected? The question with regard to data protection law, I want to assure this House, as I have said in the reply itself, that in the leadership of Justice Sri Krishna, a very retired eminent judge of the Supreme Court, data protection work is going on. They have undertaken consultation process, and the report, I believe, will come shortly. Thereafter, considering which we may move to the Parliament as per the prescribed procedure. But, sir, the larger issue is, sir, the honourable member is right. One is the issue of privacy, one the issue of emergence of digital power. And we must have a pragmatic blend of the two. For instance, in India, we did not go to the debate of net neutrality. We said right of access is not compromisable. And today, India is emerging as a digital power. About privacy, which you have alluded to, I cannot call upon the committee's report unless the report comes. But, sir, one thing I must tell you, that while we completely acknowledge the right of privacy the Supreme Court has laid down under Article 21, privacy cannot become the plea of the terrorist and the corrupt. This will have to acknowledge. And therefore, a practical, pragmatic view has to be taken. And secondly, while respecting the mandate of right of privacy, India is emerging as a big innovative power in the digital field. That also shouldn't be compromised. That's how I see we need to work. Second supplementary. I'd like to ask for a clarification on that. No, there are many firms which collect our data without our knowledge when they take information from the users. And that has been sold off or given to other firms without the permission of the user. So how is that going to be regulated to protect the user? Sir, the honourable member will recall that we had issued a very stern message to Facebook. They have responded, they have apologized. We have also issued notice to Cambridge Analytica. And it is important that those who operate their own data should also not give consent. They should keep on asking questions. Today I would like to ask this question. They give 10 options. You can say I will only agree for 2 options. Therefore, both have to work together. The larger narrative as to what legal injunctions are to be provided for, once the Justice Sri Krishna Committee report comes about, will come with that. But we keep on counseling the consumers that you don't give blanket consent when consent is asked. That's how we have to work. तो अरविंद जी, आपने देखा कि किस तरह से जब मंत्री आते हैं सदन में तो उनसे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह से जवाब देना पड़ता है और किस तरह सवालों की झड़ी लग जाती है। और कई बार सदन में जो अध्यक्षता कर रहे होते हैं उनके सामने यह समस्या होती है कितने सवालों को ले और कितने सवालों को ना लें। तो यह एक प्रबंधन का काम है, लेकिन इस तरह का जो परिचालन है, इस तरह की प्रक्रिया है, उससे लोकतंत्र झलकता है कि और यही लोकतंत्र को जीवित रखता है, सरकार को उत्तरदायी बनाता है संसद के प्रति। तो एक अगला सवाल हम ले लेते हैं, ये भी अतारांकित सवाल है कि सांसद महेश पोद्दार हैं, झारखंड के सांसद हैं राज्यसभा में। उन्होंने पूछा है कि रेस्टोरेंट में होटलों में उपभोक्ताओं से क्या अधिक धन की वसूली की जाती है विभिन्न तरह के टैक्स के नाम पे, या ऐसे सामान जो बाहर सस्ते में मिल रहे हैं अंदर होटल के अंदर या रेस्टोरेंट के अंदर ज़्यादा सामान लिया जा रहा है। क्या अद्यतन स्थिति है और क्या सरकार ने इसके लिए कोई दिशा निर्देश जारी किया है? बिल्कुल अखिलेश जी, ये जो पूरा मुद्दा है, ये जो हमारा उपभोक्ता और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है उसके तहत आता है। और जो इसके मंत्री हैं रामविलास पासवान जी, ये पिछले काफ़ी दिनों से इस मामले में सक्रिय है और मंत्रालय को कई बार ऐसी शिकायतें मिली हैं कि जो होटल और रेस्टोरेंट की चेन है वो मनमाने तरीके से तमाम टैक्सेशन और ये सब वसूलती है। और ये सवाल इस बात का परिचायक है अखिलेश जी कि जो सांसद हैं हमारे, वो किस तरह से जनता के छोटे छोटे सरोकारों को लेकर के चिंतित रहते हैं और वो करते हैं। तो इसमें जवाब ये दिया है CR चौधरी जी ने, जो राज्य मंत्री हैं मंत्रालय में, कि खाद्य बिलों पर जो
बिल्स हैं फूड बिल, उन पर उपभोक्ताओं से वसूले जा रहे सेवा प्रभार के संबंध में अप्रैल 2017 में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इसमें ये साफ उल्लेख किया गया कि सेवा प्रभार स्वैच्छिक है, मतलब सर्विस टैक्स, इसका भुगतान करने से पूर्व बिल के सेवा प्रभार कॉलम को ग्राहक द्वारा भरने के लिए खाली छोड़ दिया जाए। यानी ये उसके ऊपर है कि कोई सेवा प्रभार देना चाहेगा या नहीं देना चाहेगा जो है। और अगर ऐसा नहीं होता, कोई भी ग्राहक अगर इसकी शिकायत करता तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत वो उपभोक्ता अदालत में जाने का पात्र है। मतलब जैसे टिप देने की प्रक्रिया बिल्कुल 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 देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, आपके ऊपर है। उसी तरह सेवा प्रभार का है और इसके लिए एक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन बनाई गई है जिसमें अप्रैल 2017 से जून 18 के बीच में तमाम जो शिकायतें आई हैं वो कुल शिकायतें 758 हैं और इसमें सबसे ज़्यादा शिकायतें जो है अखिलेश जी, ये आप जान के दिलचस्पी होगी कि दिल्ली में 206 शिकायतें हैं और महाराष्ट्र में 175 शिकायतें हैं और ये जानना चाहूँगा जो सबसे बड़ा प्रांत है, मैं ये देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश से 53 शिकायतें हैं। तो ये अपने आप में दिलचस्प है। लेकिन जो इसमें आखिरी हिस्सा है जवाब का, उसमें कहा कि सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को संसद में पेश किया है जिसमें अन्य बातों के साथ एक कार्यकारी एजेंसी की स्थापना की गई है, करने का प्रस्ताव है जिसे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के नाम से जाना जाएगा और ये अनुचित व्यवहार और व्यापारों से निपटने की कार्रवाई करेगा। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं अखिलेश जी कि ये इस पर काफ़ी सरकार जो है गंभीर है। एक सवाल है अखिलेश जी की जो लोक उपयोगिता के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका डिजिटलीकरण जो है वो कई बार आम आदमी फंसता है उसमें कि कैसे होता है, वो क्या है, तो क्या उसकी क्या प्रक्रिया है, ये विजय कुमार का सवाल है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही अहम है क्योंकि जिस तरीके से आदमी अब आजकल जिस तरीके से लोग आने जाने लगे हैं बड़े पैमाने पे, कोई कार में लंबी दूरी की यात्रा करता है, फिर रेल में लोग लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, हवाई जहाज़ में लंबी दूरी की यात्रा करते हैं और एक बड़ा मोबाइल सामने होता है, तो सबकी इच्छा यही होती है कि कागज़ रखने की बजाय अगर सारा चीज़ मोबाइल पे ही होता तो आजकल ईमेल देखते ही हैं, व्हाट्सएप देखते ही हैं, तो प्रमाण पत्र भी अगर मोबाइल पे आ जाते, तो इसीलिए सरकार को ला कि ये बहुत ही अच्छा सुझाव है और बहुत तरह के लोगों से सरकार संपर्क करती है कि किस तरह से भी इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए। तो उसी में सुझाव आया था, उसमें सरकार ने कहा है कि ऐसे सारे उपाय किए जा रहे हैं जिसके तहत जैसे सर्टिफिकेट है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो, एमए का सर्टिफिकेट, पीएचडी का सर्टिफिकेट हो, ये सारे सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सारे चीज़ों को डिजिटलाइज कर दिया जाए और डिजिटलाइज ऐसा कर दिया जाए कि आप चाहें तो उसको मोबाइल पे आप देख सकते हैं, अगर कोई चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकाल सकता है और वह प्रमाणित माना जाएगा। जैसे डिजिटल सिग्नेचर की पहले बात हुई थी, तो आज इस तरह से डिजिटलाइज कर दिया जाएगा तो सारी चीज़ें प्रमाणित हो जाएगी, आपको उसका कागज़ लेके चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यह एक सरकार पूरी तरह से इस बात को लागू कर रही है और इस बात के साइबर सिक्योरिटी की भी बात चल रही है कि इसमें कोई इसका दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए साइबर सिक्योरिटी की भी व्यापक व्यवस्था की जा रही है। तो अभी एक शुरुआत हुई है इन सारी चीज़ों की, जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स के मामले में से शुरू हुई है, उसी तरह से धीरे धीरे आधार कार्ड के बारे में भी अब आने लगा है कि आप चाहें तो डिजिटलाइज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे लोगों का भी विश्वास बढ़ता जाएगा, इस तरह के परिचालन की व्यवस्थाएं बढ़ती जाएंगी। तो राज्यसभा के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आज बस इतना ही। अगले प्रश्नकाल के साथ हम फिर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।